सारे भाइयों ने सब ने हाथ जोड़कर राम राम है, सत श्री अकाल, जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, एक समझौता होने जा रहा है लगभग 15 देशों के बीच में, और उन 15 देशों में भारत भी शामिल है। और जो ये समझौता होगा ये अमेरिका के नेतृत्व में होने जा रहा है। और इस समझौते में अमेरिका के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, साउथ कोरिया, जापान, थाईलैंड, वियतनाम समेत लगभग 15 देश शामिल होंगे। इस समझौते का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। कोई न्यूज चैनल, कोई मीडिया वाला आपको इन चीजों के बारे में नहीं बताओगा। बहुत कम ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो इन गंभीर मुद्दों को कवर करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाह रहा हूं। आज से लगभग 2-2.5 साल पहले एक इसी तरह का समझौता होने जा रहा था जिसका नाम था RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। वो जो समझौता होने जा रहा था वो चाइना के नेतृत्व में होने जा रहा था। चाइना उसमें मेन महत्वपूर्ण भूमिका में था और उस समझौते से सबसे ज्यादा फायदा चाइना को होना था। उस समझौते की बातचीत में भी पहले भारत शामिल हुआ था, लेकिन बहुत सारे किसान संगठनों ने, किसानों ने, बहुत सारे लोगों ने उस RCEP समझौते का विरोध किया था और भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा था। और भारत सरकार RCEP की चर्चा से, RCEP की बातचीत से पीछे हट गई थी और भारत के किसान उस समय बच गए थे। अब उसी तरह का एक खतरनाक समझौता अमेरिका के नेतृत्व में होने जा रहा है। और एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि नवंबर 2023 में जब एशिया पैसिफिक कॉपरेशन ग्रुप की बैठक होगी उसमें इस समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इसके मेंबर देश होंगे, एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि उनको एक सिग्नेचर कराए गए हैं पहले ही उनसे कागज पे कि IPEF के बारे में जो चर्चा होगी, जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा के बारे में पब्लिक नहीं करना। यह एक ऐसा समझौता होगा जो भारत के करोड़ों किसानों की जिंदगी और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब तक इसके ऊपर बहुत कम बातचीत, इसके बारे में बहुत कम जानकारी बाहर आ रही है। भारत की संसद में भी इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी जो एक पहली मिनिस्ट्रियल बैठक हुई वो लॉस एंजलिस में हुई थी अमेरिका के। उसके बाद कई दौर की बैठक हो चुकी है। नई दिल्ली में भी बैठक हुई, ब्रिस्बेन में भी बैठक हुई, सिंगापुर में भी बैठक हुई, अलग अलग बैठकें चल रही हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम जानकारी बाहर निकल के आ रही है। इसके बारे में जानकारी बाहर नहीं निकलने दी जा रही। और इसी तरीके से ये फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बीच में ये भी बात बता दूं, ये भी इस तरीके की बहुत कम बातें जनता तक पहुंचने देते हैं, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अल्टीमेटली उन्हीं लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं जो कॉर्पोरेट घराने ऐसे समझौतों के माध्यम से कृषि के ऊपर पूरा कब्जा करना चाहते हैं। तो हम बात कर रहे थे IPEF की। अगर IPEF की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज साथियों यह है कि इसमें अब तक कोई जानकारी बाहर नहीं आ रही है। एक बहुत अजीब तरह की सीक्रेसी बरती जा रही है IPEF के बारे में। भाई, जब भारत के नई दिल्ली में एक बैठक हो चुकी है तो उसके बारे में जानकारी पब्लिक क्यों नहीं की जा रही? लोकतंत्र को तो लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है संसद, लेकिन संसद में भी चर्चा नहीं हो रही। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, इस IPEF समझौते में 4 प्रस्तावित पिलर हैं। ट्रेड पिलर, सप्लाई चेन पिलर, क्लीन इकोनॉमी का पिलर और फेयर इकोनॉमी का पिलर। पहले तो यह बातें निकल के आ रही थी कि भारत ट्रेड पिलर की चर्चाओं में शामिल नहीं होगा और भारत को विशेष छूट दी गई है। लेकिन जो रीसेंट रिपोर्ट्स निकल के आई है, उन रीसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ट्रेड पिलर की चर्चा में भी शामिल होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का बहुत ज्यादा दबाव है भारत के ऊपर कि भारत ट्रेड पिलर की चर्चाओं में भी शामिल हो। IPEF में होगा क्या बेसिकली? पहले हमने आपको कई वीडियोस में FTAs के बारे में बताया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंटों के बारे में बताया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तो बेसिकली क्या होता था कि जिन देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता था वो एक दूसरे पर दबाव डालते थे कि भाई जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जो आयात शुल्क है, वो कम कर दिया जाए।
जैसे अभी अगर आप रिसेंट भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके अमेरिका दौरे की आप अगर बात करो तो उनके दौरे पे भी एक ऐसे ही इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का फैसला लिया गया। अगर आपने ध्यान से खबरें पढ़ी हो, वैसे मीडिया के बड़े तबके ने तो उन खबरों को इस लायक ही नहीं समझा कि वो बताई जाए, वैसे वो खबरें करोड़ों किसानों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौरे पे यह फैसला हुआ कि जो अमेरिका का एप्पल है उसके ऊपर जो भारत में इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी वो 20% कम कर दी गई। जो अखरोट है, वॉलनट है, उनके ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी है वो 20% कम कर दी गई। जो आपके ये आलमंड्स हैं, बादाम हैं, उनके ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई। इस तरीके से 8 प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई। किसी पे 20% कम की गई, किसी पे 8 रुपया पर केजी के हिसाब से की गई, यानी यहां के किसानों को उससे नुकसान होगा। अब जो बात आईपीएफ की हम कर रहे थे, आईपीएफ में क्या होता है कि आईपीएफ के पहले स्टेप में वो इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की बात नहीं कह रहे। वो ये नहीं कह रहे कि इसके सदस्य देश इंपोर्ट ड्यूटी कम करें। वो ये कह रहे हैं कि इस समझौते के तहत ट्रेड में, सप्लाई चेन में और इकोनॉमी में साइंस बेस्ड डिसीजंस लिए जाएंगे और ट्रांसपेरेंट और इक्वल रेगुलेशंस रखी जाएंगी। अब आप इस बात को सरल भाषा में समझ लीजिए। साइंस बेस्ड डिसीजंस का मतलब है कि अमेरिका जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और बहुत सारे देश हैं दुनिया के जहां पे रिसर्च करके यह साबित हो चुका है, इवन भारत में बीटी कॉटन के एग्जांपल से यह साबित हो चुका है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ये फसलें हैं ये ज्यादा फायदेमंद नहीं है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये बीटी कॉटन में तो हम सब ने देख लिया। अब आप देखिए धीरे धीरे जो बीटी कॉटन का जो एरिया था उसकी जो खेती का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि बीटी कॉटन में ऐसी बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है, जिनका कोई समाधान संभव नहीं है। तो आईपीएफ जो ये कह रहा है, आईपीएफ के तहत जो ये कह रहे हैं कि भाई साइंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगी, उसमें अमेरिका ये प्रूव कर देता कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड से कोई नुकसान नहीं है। तो वो क्या करेगा, साइंस बेस्ड डिसीजंस के नाम पे जो दूसरा स्टेप कहा कि ट्रांसपेरेंट एंड इक्वल रेगुलेशंस, यानी जो देशों में नियम कानून है, जैसे भारत में रेगुलेशन है कि अभी बीटी कॉटन के अलावा किसी और की खेती अलाउड नहीं है, अभी बीटी मस्टर्ड के ऊपर भी चर्चा चल रही है। तो भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ज्यादातर चीजें हैं उन पे प्रतिबंध है, ये रेगुलेशन है भारत की। इसी तरीके से अन्य देशों में भी ये रेगुलेशन है। लेकिन आईपीएफ समझौते के तहत क्या होगा कि जो नियम कानून है मेंबर देशों के, उन्हीं नियम कानूनों को बदलने का प्रयास, बदलने का काम अमेरिका द्वारा नेतृत्व किए जा रहे इस समझौते के तहत किया जाएगा। अगर ये आईपीएफ समझौता होता है तो इस आईपीईएफ समझौते पे अगर भारत हस्ताक्षर कर देगा, चाहे वो ट्रेड पिलर की बात हो, चेन सप्लाई के पिलर की बात, सप्लाई चेन के पिलर की बात हो, या क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी के नाम पे बात हो, तो भारत के ऊपर फिर दबाव होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करने का, जिन प्रोडक्ट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक भी ये चर्चा हो चुकी है कि ये प्रोडक्ट्स ना तो लोगों की सेहत के लिए अच्छे हैं, ना ये खेती के लिए अच्छे हैं। और सबसे एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी के नाम पे ये क्या करेंगे कि भाई क्लाइमेट सस्टेन्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाए। जो इसकी लॉस एंजलिस में जो एक मिनिस्ट्रियल बैठक हुई आईपीएफ की उस मिनिस्ट्रियल बैठक से कुछ एक जानकारी जो निकल के आई, उसमें ये क्या करेंगे कि क्लीन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के नाम पे ये दबाव डालेंगे कि भाई जो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देते हैं मेंबर देश, वो सब्सिडी खत्म कर दी जाए। इलेक्ट्रिसिटी, जो इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए है, उस पे जो सब्सिडी देते हैं वो खत्म कर दी जाए। इस तरीके के दबाव भी डाले जाएंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि पहले दौर में, पहले स्टेप में आईपीईएफ नाम के समझौते के तहत होगा क्या कि जो आपके रेगुलेशंस हैं, जो आपके नियम कानून हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट होने से रोकते हैं, उन कानूनों को ही चेंज कर दिया जाएगा, उन्हीं में बदलाव कर दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट होते थे और वो भारत के दौरे पे थे, उस समय भी इस तरह की रेगुलेशंस को बदलने का दबाव उनके द्वारा डाला जा रहा था। आप उस समय की न्यूज कटिंग्स हैं वो निकाल के आप देख सकते हैं।
इस आईपीएफ समझौते के दूसरे राउंड में, दूसरे चरण में यह होगा कि जब ये सारी रेगुलेशन हट जाएंगी और अमेरिका जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है, तो दूसरे स्टेप में यह होगा कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है इनके ऊपर, वो इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी, वो इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल जीरो कर दी जाएगी। ये इसके दूसरे राउंड में होगा। जिस तरीके से अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे, जैसे मैंने आपको बताया, तो एप्पल के ऊपर, आलमंड्स के ऊपर और वॉलनट्स के ऊपर, यानी बादाम, अखरोट, सेब के ऊपर, और इसके अलावा अन्य 5 प्रोडक्ट्स पे भी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई। जो अमेरिका का, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, जो अमेरिका का टारगेट है आईपीईएफ समझौते के तहत भारत में, वो 3 मेन वो हैं। पहला डेयरी सेक्टर, दूसरा मुर्गी पालन का सेक्टर, तीसरा आपका मक्का और सोयाबीन का सेक्टर। अगर बात करें डेयरी सेक्टर की, तो डेयरी सेक्टर में आज के दिन भारत में सबसे ज्यादा पशु हैं। यदि हम पूरी दुनिया की बात करें, भारत में करोड़ों किसान हैं जो दूध के काम के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और एवरेज जब निकालते हैं तो भारत में एक किसान के पास जो दूध का काम करता है, 3 से 4 पशु ही उसके पास मैक्सिमम आते हैं। और भारत में आप एवरेज एग्रीकल्चर लैंड देखेंगे तो वो 1 हेक्टेयर की है। जबकि यदि आप बात अमेरिका की करेंगे, तो अमेरिका में जो दूध के जो किसान हैं, डेयरी के जो किसान हैं, उनके पास जो एवरेज पशु हैं, एवरेज मवेशी हैं, वो लगभग 2 से 2,500 हजार हैं। और अमेरिका में एक एवरेज किसान के पास जो किसान के पास जो एक एवरेज एग्रीकल्चर लैंड है, वो 176 हेक्टेयर है। सिर्फ खेती की अगर बात करें तो अमेरिका के किसान को लगभग 18 लाख रुपए की आमदनी होती है, और उसके ऊपर 42 लाख रुपए की उसको एवरेज सब्सिडी मिलती है। भारत में एक किसान की खेती से जो एवरेज आमदनी है वो मात्र 75,000 रुपए है, और उसके ऊपर 14,000 रुपए की उसको सब्सिडी मिल जाती है। तो अमेरिका की कोशिश ये है कि डेयरी सेक्टर में, और सबसे खास बात एक क्या है कि अमेरिका में जो डेयरी सेक्टर है, वहां पे गायें हैं, उनको मीट खिलाया जाता है, उनको ब्लड भी दिया जाता है एक फीड के तौर पे, खून भी दिया जाता है, मांस भी दिया जाता है, हड्डियां भी उनको खिलाई जाती हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। जबकि भारत का हमेशा से यह रहा है कि भाई हम उन गायों का दूध इंपोर्ट नहीं करा सकते जो गायें मीट खाती हैं, जो गायें खून लेती हैं, फीड में खून पीती हैं, जो हड्डियां खाती हैं, जो इस तरीके का जिनको फीड दिया जाता है, जो चारा दिया जाता है, उनसे हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में बहुत तरह की लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं इस चीज से। तो यदि इस तरीके का अगर ऐसी गायों का इंपोर्ट किया जाएगा, दूध या अन्य दूध प्रोडक्ट, तो वो भारत के लिए ठीक नहीं रहेगा। और कुछ समय पहले तक लगभग 50 से 60% इंपोर्ट ड्यूटी रही है भारत के अंदर किसी भी मिल्क प्रोडक्ट के इंपोर्ट पे। अमेरिका यह दबाव डाल रहा है कि इसको और अधिक कम किया जाए, इसको वो चाह रहा है कि ये 5%, 10% तक ला दी जाए। ये अमेरिका की कोशिश है। और अमेरिका में एक जो दूध का किसान है, उसको आमदनी दूध बेच के नहीं होती, उसको आमदनी होती है सब्सिडी से। और अगर 2015 की बात करें तो अकेले साल 2015 में अमेरिका के अंदर वहां की सरकार ने डेयरी किसानों को 1,66,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। 1,66,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। तो अमेरिका के किसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका दूध कितने रुपए में बिक रहा है, क्योंकि जो उसकी आमदनी हो रही है वो सब्सिडी से हो रही है। तो अमेरिका की कोशिश यह है कि भाई जो ये मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इतनी बड़ी मात्रा में जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, ये भारत के अंदर भेजे जाएं। और एक और जो चीज है अमेरिका के डेयरी सेक्टर में, वो ये है कि वहां पे गायों को एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एक हार्मोन दिया जाता है उनका दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं कॉटन के अलावा, वो भी बैन है। तो अमेरिका ये चाह रहा है आईपीएफ के तहत पहले जो रेगुलेशंस हैं वो साइंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग के नाम पे उन रेगुलेशंस को बदला जाए। ये उनकी पहली कोशिश है। दूसरा जो उनका प्रयास है, दूसरा जो उनका सेक्टर है जिसके ऊपर उनकी नजर है, वो है आपका मुर्गी पालन का सेक्टर, जो आपका हैचरी का सेक्टर है। भारत में लगभग 40 लाख लोग हैं जो इस हैचरी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इसके माध्यम से जिनको रोजगार मिल रहा है। अमेरिका में बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी बड़ी हैचरीज हैं। और अमेरिका में अगर आप देखेंगे, अमेरिका ये चाहता है कि जो फ्रोजन लेग्स हैं मुर्गियों की,
वो भारत में एक्सपोर्ट करी जाए। अमेरिका का टारगेट ये है कि जो बड़ी मात्रा में वहां पे महीनों महीनों तक जो मुर्गियों की टांगे हैं जिनको वो फ्रीजर में रख देते हैं, उनको इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट करना उनका टारगेट है। लेकिन वहां पे एक सबसे बड़ी एक और बात क्या आती है उस एक्सपोर्ट में, कि पहली बात तो ये कि भारत ने लगभग 100% इंपोर्ट ड्यूटी उस प्रोडक्ट पे, मुर्गी से संबंधित प्रोडक्ट्स पे लगा रखी है। और भारत खुद तीसरे नंबर का मुर्गी पालन में का देश है पूरी दुनिया में। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मुर्गी पालन किया जाता है। अंडों के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर का देश है। तो अमेरिका का प्रयास ये है कि भाई ये जो फ्रोजन लेग्स हैं वो भारत भेजी जाए। लेकिन यहां भी एक समस्या आती है कि जो अमेरिका में जो हैचरी का बिजनेस है, जो मुर्गी पालन का बिजनेस है, उनमें जो मक्का और सोया जो मुर्गियों के फीड में इस्तेमाल होता है, वो जीएम मक्का और जीएम सोया ही इस्तेमाल किया जाता है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें भारत में बैन है। तो फिर दोबारा अमेरिका यह प्रयास कर रहा है कि भाई ये रेगुलेशन चेंज कर दिए जाएं और उसके बाद वो जो फ्रोजन लेग्स है मुर्गियों की वो भारत में भेज दें। तो कुल मिला के यहां भी उनका टारगेट ये है कि रेगुलेशंस बदल दी जाएं। और इसी से जो संबंधित है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मक्का और सोयाबीन का, अगर आप बात मक्के की करोगे तो अमेरिका में लगभग 40 करोड़ मीट्रिक टन मक्के की पैदावार है और उसमें से जो 14% है वो दुनिया भर के 73 देशों को एक्सपोर्ट किया गया। अकेले अगर आप मैक्सिको की बात करें तो अमेरिका और मैक्सिको के साथ जब से नाफ्टा नाम का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो नतीजा यह है कि जो मैक्सिको में जो मक्का किसान थे वो पूरे तरीके से बर्बाद हो गए और लगभग 20 लाख लोग जो मक्के की खेती से जुड़े हुए थे मैक्सिको में वो बेरोजगार हो गए। 20 लाख लोग अकेले एक देश मैक्सिको में, क्योंकि अमेरिका ने जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का इतनी बड़ी मात्रा में मैक्सिको भेज दिया कि पूरे मार्केट को डंप कर दिया, पूरे मार्केट में भर दिया। तो और अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत जो है वो मक्का उत्पादन के मामले में भी दुनिया के टॉप देशों में शामिल है। तो भारत का जो प्रयास है वो ये है कि भाई मक्के का इस्तेमाल फीड में भी होता है मुर्गी पालन में, और मक्के का इस्तेमाल और चीजों में भी किया जाता है, चारे के तौर पे भी होता है, और चीजों में भी रॉ मटेरियल के तौर पे किया जाता है। तो भारत ये नहीं चाहता कि वहां से जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का भारत के अंदर आए, लेकिन अमेरिका आईपीएफ के माध्यम से ये दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि भाई नहीं, ये भारत में लाना पड़ेगा। तो ये मक्के के ऊपर भी वहां की सरकार ये दबाव डाल रही है भारत के ऊपर। अगर आप बात सोयाबीन की करोगे तो सोयाबीन के मामले में भी यही है। सोयाबीन का इस्तेमाल अगर आप देखोगे तो सोयाबीन का इस्तेमाल मुर्गी पालन में फीड में भी किया जाता है। सोयाबीन का तेल भी निकाला जाता है, वो भी यूज होता है। और भारत सोयाबीन के प्रोडक्शन के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अमेरिका का दबाव ये, अमेरिका की कोशिश ये है, अमेरिका ये दबाव डालने का प्रयास कर रहा है कि भारत अपने रेगुलेशंस चेंज कर दे और उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया है वो भारत में भेज दिया जाए। तो अंत में मैं आपको ये चीज कहना चाह रहा हूं, ये मैंने आपको 3-4 एग्जांपल बताए किस तरीके से आईपीईएफ के माध्यम से रूल रेगुलेशन चेंज कराने की कोशिश अमेरिका द्वारा की जा रही है। और यदि वो रूल रेगुलेशन चेंज होते हैं तो उसके बाद बड़ी मात्रा में जेनेटिकली मॉडिफाइड डेयरी जो प्रोडक्ट्स होंगे वो भी भारत आएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन होगा, वो भी भारत आएगा। जो मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन में बड़ी मात्रा में लाखों टन जो फ्रोजन लेग्स होंगी मुर्गियों की वो भारत लाई जाएंगी। इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी संख्या में भारत में आएंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, यदि अमेरिका से इतनी बड़ी संख्या में डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए तो फिर भारत के किसानों के जो वो दूध पैदा कर रहे हैं अपने मवेशियों के द्वारा, उस दूध को कौन खरीदेगा? उस दूध को कोई नहीं खरीदेगा। उस दूध की कीमतें एकदम कोलैप्स कर जाएंगी। जो अमेरिका ने कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, अमेरिका ने मैक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, अमेरिका ने केनिया, अन्य देशों के साथ, चाइना के साथ और देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, उसका नतीजा क्या रहा? जिन विषयों पे ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिन प्रोडक्ट्स के मुद्दों पे ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उन प्रोडक्ट्स को इतनी बड़ी अमाउंट में अमेरिका ने उन देशों में भेज दिया कि उन प्रोडक्ट्स की वहां पे लोकली जो कीमत थी उन लोकल प्रोडक्ट्स की उन देशों में, वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई, वो बिल्कुल जीरो हो गई, वो खत्म हो गई। तो अमेरिका का टारगेट एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है भारत का वो है, क्योंकि अमेरिका इस बात को जानता है कि जब कोरोना आया था, जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था 28% श्रिंक कर गई थी, तो उस समय भारत में कृषि क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो 3.6% की दर से ग्रो कर रहा था।
2010 में। और अमेरिका की यह कोशिश कोई नई नहीं है। 2010 में उनके जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे अमेरिका के, रॉल क्रिकी, उन्होंने भी ये अमेरिका के सांसदों के सामने कहा था कि वो इस बात से असामान्य तौर पे बहुत नाराज और बहुत नाखुश हैं कि भारत अमेरिका की कंपनियों के लिए अपना एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोल रहा है। तो अमेरिका की जो नजर हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर पे है वो 2010 से भी पहले से है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यदि वहां से जो डेयरी प्रोडक्ट्स आए इस समझौते के तहत, तो हमारे यहां का जो डेयरी सेक्टर है वो बर्बाद हो जाएगा। यहां के जो डेयरी किसान हैं, यहां के जो 3-3, 4-4 पशु लेके दूध का काम करने वाले किसान हैं, वो खत्म हो जाएंगे। हमारे यहां पे जो मुर्गी पालन से जुड़े हुए लगभग 40 लाख लोग हैं, बड़ी बड़ी हैचरीज हैं, वहां पे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। जो वहां पे फीड के लिए मक्का और सोयाबीन चाहिए, मक्का और सोयाबीन के किसान पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। यदि आईपीईएफ के तहत भारत हस्ताक्षर करता है और वहां से जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स की अनुमति देगा, तो सबसे महत्वपूर्ण जो अब जो स्टेप उठाने की जरूरत है वो ये है कि आप इस नाम को ध्यान से सुनिए, आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसके बारे में ना तो भारत के संसद में चर्चा हो रही है, जिसके बारे में ना भारत की सरकार कुछ आम लोगों को, आम किसानों को बता रही है, जिन किसानों का जिंदगी, जिन किसानों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। आप लोगों को सोशल मीडिया पे इस विषय के बारे में चर्चा शुरू करनी पड़ेगी। हमारी आवाज को तो सरकार हर तरीके से दबाने का प्रयास कर रही है। जो ये फेसबुक नाम के जो जिस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि वो अभिव्यक्ति की बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स ने भी हमारे जैसे लोगों की तो फेसबुक पेजों की रीच बिल्कुल जीरो कर रखी है। तो हमारी बात को तो ये आगे बढ़ने नहीं देंगे, हमारी बात को तो आगे जाने नहीं देंगे। लेकिन हम लगातार अन्य माध्यमों से, पंचायतों के माध्यम से इन मुद्दों को उठाएंगे, जितने भी साथियों तक ये बात पहुंचे। आईपीईएफ के बारे में खुद रिसर्च कीजिए, ये सवाल पूछिए सरकार से, सोशल मीडिया पे इस बात को उठाइए कि भाई आईपीईएफ के बारे में भारत सरकार क्या चर्चा कर रही है अमेरिका और अन्य देशों के साथ। उस चर्चा को पूरे देश के सामने पहले लाया जाए, उस चर्चा को भारत के सभी किसान संगठनों के सामने लाया जाए और सबको भरोसे में लेकर ही कोई कदम उठाया जाए यदि भारत सरकार आईपीईएफ पे हस्ताक्षर करना चाहती है तो। और मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा, जिस तरीके से 2-2.5 साल पहले लोग जागरूक हुए थे और आरसीईपी का बड़े पैमाने पे विरोध हुआ था, तो इसी तरीके से आईपीईएफ के बारे में भी चर्चा शुरू कर दीजिए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि नवंबर 2023 में जब एशिया पैसिफिक ग्रुप की बैठक होगी, उस बैठक में आईपीईएफ के पहले राउंड की चर्चाओं के ऊपर हस्ताक्षर हो सकते हैं। और कुछ समय पहले तक जो भारत सरकार ये कह रही थी कि वो ट्रेड पिलर की चर्चाओं में शामिल नहीं होगी, तो अब बहुत सारी खबरें ये भी आ रही हैं कि भारत सरकार सप्लाई चेन, क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी के साथ साथ ट्रेड पिलर के बारे में भी चर्चा करने को तैयार है। तो आपसे हाथ जोड़ के अंत में निवेदन ये है, भाई कोशिश करना इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो, क्योंकि फेसबुक तो इसकी रीच लगभग 0 कर देगा, ऑलरेडी कर चुका है। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको लगे कि भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है और ज्यादा कुछ नहीं, तो आप इस चीज को शेयर करके अधिक से अधिक ग्रुपों में पहुंचा दें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दें। तो ऐसा आपसे निवेदन है, अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल्स पे डालें, अधिक से अधिक सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि हमारे किसान भाई जागरूक हो सके। किसान भाई जब जागरूक होंगे किसी मुद्दे पे, तभी वो उस मुद्दे पे आंदोलन लड़ने की सोच सकते हैं, उसी मुद्दे पे उसके बाद ही वो आंदोलन लड़ने की तैयारी करेंगे। तो आपसे निवेदन ये है कि इस वीडियो को अपनी जिम्मेदारी समझ के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।